शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं जी आज की इस वार्ता का शुभारंभ करना चाहूँगा जी बिल्कुल और आज ये नित्य नूतन वार्ता का 238वां सत्र है। हमने इससे 232वां सत्र है। इससे पहले हमने लगातार शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस 23 मार्च से लगातार सत्र चलाए और 15 अगस्त तक वो सत्र निरंतर चलते रहे और इस दौरान देश विदेश के अनेक विद्वान, चिंतक, कार्यकर्ता, सामाजिक जीवन को जीने वाले लोग, शिक्षा से जुड़े हुए लोग और अलग अलग विषयों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है और किस तरह से वो अपने जीवन को उसमें उतार रहे हैं, ऐसे लोगों ने विचार रखा। और उसी श्रृंखला में हम लोगों ने विचार किया कि अब हम साप्ताहिक कार्यक्रम रखें और साप्ताहिक कार्यक्रम का इस तरह से रखें, क्या जूम पर इस कार्यक्रम को रखें और साथ साथ नित्य नूतन वार्ता में ये जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें हम लाइव करें। तो ये एक प्रयास है, पहला प्रयास है इस तरह का। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमारे बीच इस तरह के लोग आज जुड़े हैं जिनसे हम सदा प्रेरणा लेते हैं, जिनके कामों से हमें ऊर्जा मिलती है और जो अपने जीवन को उन्हीं कामों पर लगा रहे हैं जिस तरह का जीवन हम जिस तरह के जीवन के आधार पर इस देश को, इस समाज को बनाने की हम कोशिश करते हैं। मेरा अभिप्राय आज के जो हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से है। जगमोहन सिंह जी, मैं अगर इतना ही कह दूंगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर इतना काफी नहीं है। आप एक प्रसिद्ध सामाजिक चिंतन हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्रांतिकारी बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने अपने कामों से शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जो उनके मामा थे, और आपकी माता बीबी अमर कौर से भी हम सब परिचित हैं, आप उनके सुपुत्र हैं। आपने उनके कामों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भगत सिंह में बनाने का एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में है दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के शिक्षक, जिन्होंने पुरातन भारतीय इतिहास में जवाहरलाल विश्वविद्यालय से एमए किया और आधुनिक इतिहास में डॉक्टरेट की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद, भारत में समाजवादी आंदोलन का नया पुराना परिप्रेक्ष्य आपका कार्यक्षेत्र रहा है। आप नया संघर्ष, लोकायन, बुलेटिन, सामयिक वार्ता और ओलंपियन के संपादक मंडल के सदस्य हैं और पीयूसीएल के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। मेरा अभिप्राय प्रोफेसर अजित झा से है कि आज आप हमारी वार्ता में पधारे, आप उनका स्वागत है। हमारे जो अन्य वक्ता हैं, मैं एसपी सिंह साहब तो हमारे कोऑर्डिनेटर रहेंगे, मैं उनका परिचय अभी देना चाहूँगा कि आप सुरेंद्र पाल सिंह जी, वे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से कृषि विज्ञान से स्नातक, शिक्षा के बाद समाज शास्त्र में आपने एमए किया, बुद्धिस्ट स्टडीज और व्यवहार मनोविज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय शिमला की आंतरिक पत्रिका हिमगरी के संपादक रहे हैं। वर्तमान में देश हरियाणा पत्रिका के सलाहकार मंडल के सदस्य हैं। कृषि संकट और किसान आंदोलन के अलावा आपके सामाजिक, ऐतिहासिक, लोक देवता और देश विदेश की घुमक्कड़ी से संबंधित लेखों का संकलन बाई टिगोंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अंदेशा शीर्षक से पाकिस्तान के पंजाबी कवि साबिर अली साबिर की कविताओं का हिंदी में भावानुवाद किया है। और इस तरह से अनेक सामाजिक मुद्दों पर प्रोफेसर जगमोहन जी काम करते हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे बीच आज हमारे वो साथी भी जुड़े हैं जिन्हें हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं, जो हमारे नित्य नूतन वार्ता से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर पवन थापर जी मोगा से हैं। डॉक्टर पवन थापर एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। आपके पिता डॉक्टर श्यामलाल थापर वहाँ की एक सामाजिक हस्ती रहे
और वर्तमान में आप हरिजन सेवक संघ के पंजाब के अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से सामाजिक मूल्यों को, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को किस तरह से चलाया जाता है, उसमें आप अग्रणी हैं। हमारे साथ श्री अशोक विष्णु शुक्ला हैं। अशोक विष्णु शुक्ला एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और नित्य नूतन वार्ता से लगातार हम का सहयोग हमें लगातार मिलता रहा है। आप उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और सामाजिक दृष्टि से आप देखें तो एक गांधीयन के रूप में, एक विनोबा जी के एक अनुयायी के रूप में, निर्मला देश पांडे जी के एक सहयोगी के रूप में आपका बहुत प्रचार प्रसार रहा है। और साथ साथ सबसे अच्छी बात मैं समझता हूँ, प्रशासनिक क्षेत्र में, जैसे कि गांधी जी ने कहा, प्रशासनिक अधिकारी एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, एक फिलोसफर होना चाहिए। तो ये सब जो हम महसूस करते हैं वो अशोक विष्णु शुक्ला जी के बीच में है। हमारे बीच पवन कुमार थापर जी हैं। आप पेशे से एडवोकेट हैं और एडवोकेट तो हैं ही, एक सामाजिक और शारीरिक क्या कहना, चिकित्सक भी हैं और उस चिकित्सा की आज बहुत जरूरत है। वे हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में एक हमारी बहुत ही युवा साथी बबली कुमारी हैं। आप आर्किटेक्ट हैं दिल्ली में और इन सब कामों के साथ गांधी जी के विषय कामों में पूरा सहयोग करती हैं, अपने जीवन को जीने की कोशिश करती हैं। हमारे पास ललित सिहाग हैं। ललित सिहाग टोहाना से हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उनका एक जिज्ञासा रहती है कि हम एक राजनीतिक चिंतन को, सामाजिक चिंतन को किस तरह से ग्रहण करें। मैंने आपकी कई वार्ताओं को सुना और उसी के प्रभाव में आकर मैंने ये विचार किया कि हम ऐसे सब साथियों को जोड़ें। और हमारे साथ पुष्पा एस हैं जो बेंगलोर से हैं, स्वराज अभियान से जुड़ी हुई हैं और साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर आपकी गहरी वेदना रखती हैं और उसका फिर चिंतन कर उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम करती हैं। और हमारे साथ मुश्ताक सिकंदर साहब हैं जो कश्मीर से हैं। कश्मीर का जब हम नाम लेते हैं तो हमारी तमाम जो बातें मन की आती हैं वो उमड़ती हैं। नित्य नूतन वार्ता में आपका विषय भी रहा है कश्मीर विषय, उसको लेकर। पर साथ साथ जिस तरह से जो चिंतन है, जिस चिंतन को हम सहज में नहीं उतार पा रहे, उस बात को मुश्ताक सिकंदर साहब बखूबी रखते हैं। मैं अपने इन तमाम जो हमारे साथी हैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं नित्य नूतन वार्ता की तरफ से। हमारे कई नए पुराने सब साथी यहाँ आज जुड़े हैं और खास तौर से मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे नित्य नूतन वार्ता के संरक्षक श्री सुज्ञान मोदी जी मैं जब देखता हूँ, पाता हूँ, तो एक हमें शक्ति मिलती है कि आप जैसे लोग हमें निरंतर आप हमें शक्ति देते हैं। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं नित्य नूतन वार्ता की ओर से। और जैसे हम सब जानते हैं कि नित्य नूतन वार्ता तो अभी शुरू हुई, पर नित्य नूतन पत्रिका सन 1985 में निर्मला देश पांडे जी ने शांतिपूर्ण अहिंसक क्रांति को के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, गांधी विनोबा के विचारों को प्रसारित करने के लिए और विश्व शांति के लिए, और खास तौर से दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच दोस्ती के लिए प्रारंभ की थी। 2008 में जब तक उनका देहांत हुआ तब तक वे खुद इसकी पत्रिका को चलाती रही और मेरा इस सौभाग्य रहा कि मैं उनके सहायक असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम करता रहा। उनके मृत्यु के बाद हमने उस पत्रिका को 2018 तक चलाने की भरपूर कोशिश की, प्रकाशित करते रहे। फिर आप जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें, धनाभाव और दूसरी दिक्कतें रहती हैं जिसकी वजह से हम नहीं चला पाए। पर इस काल ने हमको एक मौका दिया कि अब हम इस नित्य नूतन विचार को इस वार्ता के जरिए जारी रखें और यही जारी रखने की एक कोशिश की है। मैं पुनः आप सबका, अपने जितने भी साथी आज जुड़े हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपको अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और प्रार्थना करता हूं श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी से कि वे अपनी बात को
रखें और इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करें। मैं जहां तक समझता हूँ पहले हमारे 3 वक्ता अपनी बातचीत रखेंगे, सुरेंद्र जी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर जो हमारे और साथी हैं वो उस पर अपनी टिप्पणी, अपना वक्तव्य, अपने प्रश्न हम सब की तरफ से रखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं समझता हूँ कि ये वार्ता हमें एक रास्ता दिखाएगी आगे बढ़ने का, और किस तरह से और हम वार्ताओं को आयोजित कर पाएंगे, इस पर भी हमारा मार्गदर्शन करेगी। आप सबका पुनः आभार। धन्यवाद राममोहन राय जी। मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल स्मृति जी आप आ रही है। आज की जो चर्चा है एक बहुत संजीदा तरीके से हम करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये चर्चा आने वाले वक्त में हमारे लिए एक संदर्भ का काम करेगी, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल जर्नी का जो सवाल है वो जिस मुकाम पे आज हम खड़े हैं वो मुकाम ऐसा है कि एक कंफ्यूजन है, रास्ता ढूंढ रहे हैं लोग, और ऐसे में आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन हमारा क्या हो और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन कैसे बनता है, उसका विकास कैसे होता है, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं, उसी के साथ कहीं पूंजी का चरित्र क्या होता है, कैसे बदलता है, और उसी के साथ हमारी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में भी बदलाव आना लाजमी है। तो क्योंकि हमारे साथ बहुत गंभीर स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी और अजीत झा जी, तो बात का मैं फॉर्मेट छोटा सा बता दूं कि सबसे पहले प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलेंगे, हालांकि मैं कुछ बिंदुओं को उससे पहले टच करना चाहूंगा। उसके बाद प्रोफेसर अजीत झा जी से, जिनका परिचय राममोहन राय जी बहुत बखूबी दे चुके हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हमारे कुछ गेस्ट स्पीकर्स हैं और कोशिश ये रहेगी कि हमारे बैक ऑफिस में स्मृति जी काम कर रही है, विकास सालियन काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारी फेसबुक लाइव भी साथ साथ में चल रही है, उस फेसबुक लाइव में कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम एक्नॉलेज कर पाए, जिनको हम रिस्पॉन्ड कर पाए, ये प्रयास रहेगा। हालांकि बहुत से मित्रों को इसमें निराशा होगी, इसलिए होगी कि बहुत ज्यादा मित्र जुड़े हुए हैं, सभी को हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो समय अभाव की एक सीमा रहती है, दिक्कत रहती है। और हमारा ये टोटल जो प्रोग्राम है 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में कोशिश करेंगे कि बहुत लंबा, आपको मालूम है कि मुश्किल हो जाती है बहुत तरीके की, तो 1 घंटे 1.25 घंटे में हम इसको सम अप करने का, वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो जिन बिंदुओं को मैं इस चर्चा में छूना चाहूंगा, जिन पे हो सकता है कि बहस आगे चले, वो ये है कि 2 बातें मैं करना चाहूंगा। एक बात 1789 बोलेंगे इसे, 1779 में फ्रांस की जो क्रांति, फ्रांस की क्रांति ने पूरे दुनिया के इतिहास में कुछ नए सवाल या नई चुनौतियां खड़ी कर दी। वो नई चुनौतियां क्या खड़ी कर दी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 बड़े एक नए जो है ना विचार हमारे लिए, हमारे सामने खड़े हो गए हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े आयाम हैं, जिसको एक एक के विस्तार में जाएंगे तो उसके साथ उदारवाद जुड़ता है, उसके साथ समाजवाद जुड़ता है, उसके साथ पूंजीवाद जुड़ता है, उसके बाद सामंतशाही जुड़ती है, उसके बाद प्रतिक्रियावाद जुड़ता है, कितने ही वाद उसके साथ जुड़ते हैं, तो राष्ट्रवाद की बात भी उसके आगे आती है। तो ये सारे 3 जो स्लोगन्स कहिएगा, मोटोज कहिएगा, ये सामने फ्रांस की क्रांति ने हमारे सामने रखे। दूसरा एक सवाल कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के साथ साथ हम लोग कॉलोनी बने, हमारा देश कॉलोनी बना, और कितने ही देश जो है वो उपनिवेश बन गए। वो उपनिवेश क्यों बन गए, और 1857 में हम उसके लिए लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर हमारे बादशाह होंगे और हम लाल किले में उनको दोबारा बादशाह बनाते हैं। लेकिन 1857 के बाद हम दोबारा किसी को बादशाह बनाने की बात नहीं कर रहे। तब तक हमें लग रहा है कि शायद हम पुराना सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, कि पूरा बहुत बड़ा देश होगा और उसका एक बादशाह होगा, सम्राट होगा, किंग होगा, और हम जो है ना उसी तरीके का सिस्टम रिस्टोर कर देंगे जैसे पहले था। लेकिन 1857 के बाद जो बदलाव आए, जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कही है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई और उनके हाथ में राजकाज आया, उसके बाद
जिस तरीके के तकनीकी बदलाव हुआ है, जिस तरीके से जुडिशियल बदलाव हुआ है, जिस तरीके के एजुकेशन में बदलाव हुआ है, वो सारे के सारे बदलाव के बाद हमारी सोच में भी परिवर्तन आया। हमारा जो मॉडल है वो मॉडल वो नहीं रहा कि हम बादशाह बनाएंगे अपना, हम एक सम्राट बनाएंगे, हम वैसा राज्य लाएंगे। वो मॉडल हमारे सामने सवाल ही दूसरे आ गए। तो मैं प्रोफेसर जगमोहन जी सिंह पहले थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो बोलेंगे। सवाल ये है कि जो आइडियोलॉजिकल बदलाव आते हैं, जो विचार बदलते हैं, वो विचार हवा में तो नहीं बदलते ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव कंडीशंस वो क्या है और वो किस तरीके से बदलाव लाती है, और क्या ये आइडियोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, वो सारी की सारी क्या वो टिक पाती है समय के साथ साथ? क्या वो स्टैटिक है, क्या वो स्थायी है, क्या वो कांस्टेंट है, या उसमें भी डायनामिज्म है? वो डायनामिज्म हमारे सामने कौन से है और कौन से होने चाहिए, ये इस तरीके के बहुत से सवाल हवा में है आज के दिन। और उन सवालों को हम इस चर्चा में कई फोकस में प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी शायद अपनी बात में इन सारे सवालों को रखेंगे। उसके बाद प्रोफेसर अजीत झा जी से रिक्वेस्ट करेंगे हम। तो ओवर टू प्रोफेसर जगमोहन सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र पाल जी और नित्य नूतन वार्ता ने ये जो किया है। पहले तो आपने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की है, मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि फ्रांस के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपनी दलील को और तरह रखा। उन्होंने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक जज्बा पैदा किया, पैशन। क्या वो जज्बा, क्योंकि जो वैल्यूज की आप बात करते हैं वो उस वक्त की जो प्रॉब्लम्स थी लोगों की, गरीबी इतनी थी कि इतना सामंतवाद था, तो उसके हल के लिए वो 3 स्लोगन्स आए जो अगला आधार बने। उसके बाद अमेरिका पहला था जिसने मतलब कॉलोनियलिज्म से अपने आप को आजाद किया। लेकिन उन्होंने ये जो प्रश्न रखा कि असल में हमें ये देखना चाहिए कि जो इनकलाबी जज्बा फ्रांस के इनकलाब ने पैदा किया वो कहाँ है, वो क्या वो जज्बा आगे बढ़ा। और ये आपको इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि उन्होंने बकायदा साइंटिफिकली उन्होंने कहा कि हम 3 जोन्स लेते हैं, मतलब साउथ एशिया का, लैटिन अमेरिका का और मिडल ईस्ट का। और उसमें से उन्होंने जब चयन किया तो लैटिन अमेरिका में ची गुवेरा और मतलब फेडरल कैस्ट्रो को चूज किया उन्होंने, और साउथ एशिया से भगत सिंह को चूज किया। और उन्होंने ये निरीक्षण निकाला कि असल में उस जज्बात को अगर किसी ने बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाया है, इनकलाबी जज्बे को, तो वो भगत सिंह है। जो उनकी किताब इंग्लिश में आई, भगत सिंह टाइटल पे आ गए। तो ये जो है कि एक्चुअली हमें उसको मतलब एकेडमिक तौर पे नहीं, जीवन के आधार पे हम कैसे देखें, क्या समस्याओं का समाधान था। आपने बात की कि 1757 में यहाँ इस दुनिया की पहली कारपोरेट कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट कंपनी थी। उसने 12 साल में क्या प्रबंध किया कि ऐसा भारी अकाल 1769-70 में पड़ा कि आज तक आप बंगाल की मानसिकता में उसके निशान देख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक नीति बदली कि इससे पहले और उसके बाद भी जहां ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी वहां पर पैदावारी में रियासत की हिस्सेदारी थी। किसान पैदा करता था, उसमें से चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, 6वां हिस्सा जो है वो देता था किसान, फिर चलता था। और राज का लोगों की खेती को आगे चलाने में कोशिश का उन पे भी प्रभाव रहता था, क्योंकि अगर खेती नहीं है तो उनकी आमदन नहीं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ही नुक्ता बदला कि हमें आपकी पैदावार से कोई रिश्ता नहीं रखना, हमें तो पैसा चाहिए, पहले पैसा लगान दीजिए और फिर खेती करिए। और ये एक लफ्ज में कि वहां के जो 3 बड़े ऑफिसर थे कंपनी के, क्लाइव, वार्न हेस्टिंग और जस्टिस इपिक, तीनों पे वही मुकदमा चला जो आजकल हमारी पार्लियामेंट्स में चलता है कि जी आपने रिश्वत से पैसा ज्यादा इकट्ठा किया है। तो उसके जवाब में क्लाइव ने ये कहा
कि मैंने तो दुनिया का आपको स्वर्ग जीत के दिया है। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यही पार्ट था ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रबंध में लिया था। तो वही आज गरीबी का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि उसके बयान रिकॉर्डेड है कि मैंने तो आपको दुनिया का स्वर्ग जीत के दिया, और ये स्वर्ग इसलिए है कि यहाँ की खेती इतनी उत्तम है कि आप पूरे भारत को यहाँ का पैदावार से खाना दे सकते हैं, और साथ ही यहाँ का हथकरघा इतना अच्छा है कि लोग सोना और चांदी संदूक में भर के लाते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें से जो समझने वाली बात है कि जब गवर्नेंसी, राज करने की जो मानसिकता है, उसमें ये हो कि हम आप लोगों का भला नहीं चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, तो वो नीति बनाते हैं, और वो नीति जो है वो लोगों के लिए बदनीति होती है। और उसका असर ये हुआ कि जैसे एक यूरोपियन जो कभी विजिट कर रहा था कि 5 लाख का ढाका जो है सबसे बड़ा शहर था, वो 50,000 का रह गया, और उसने बड़े कटारिश में कहा कि ढाका की गलियां मजदूरों की हड्डियों से सफेद हो गई। तो ये 1757 से 1857 तक, मैं उसमें भी थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, 1857 में हमारी लड़ाई उस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। अंग्रेज के 2 रूप हैं, एक कारपोरेट और उसके बाद डायरेक्ट रूल। हम इसको जब निखार के नहीं देखते तो हम उसमें से नतीजे निकालने में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, लोगों ने पर्शियन उर्दू के डॉक्यूमेंट्स जो 1857 के अराउंड थे उनको पेश किया है, जो एक नई तस्वीर देता है कि यही अब कभी ये देखिए कि 1818 का बंगाल रेवोल्यूशन, जो बंगाल रेगुलेशन है, वो आज तक यूएपीए में इस्तेमाल होता है। तो हमने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि 1818 में ये क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका के फ्री होने के बाद उनको फ्री ट्रेड बंद कर दी थी। और फ्री ट्रेड का मतलब है कि जो बाहर से आएगा उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो अपने व्यापारियों को मौका देंगे। तो ब्रिटिश व्यापारी जो है उनको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उनको क्योंकि फायदा नहीं हो रहा था तो 1818 में ये पहला कानून बनाया गया कि किसी भी आदमी को जब जी चाहो पकड़ के आप उसको निकाल दीजिए, देश निकाला दे दीजिए, बंद कर दीजिए, जो आज आपका यूएपीए कर रहा है। इसका मतलब है कि लेकिन मैं ये कहता हूं कि 1818 में जब फ्री ट्रेड आया तो उसने लोगों की मानसिकता भी फ्री की, लोगों को अपनी समस्या समझ लगी और सभी लोग इकट्ठे हो गए। अगर 1857 बहादुर शाह को रिस्टोर करने का नहीं था प्लीज, वहां बकायदा और उसका लास्ट फरमान है कि आप इसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कन्वर्ट करिए, उसी युग में जो हो सकता। तो ये हमारी धारणा को भी ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये इतिहास हमें कोलोनाइज करने के लिए कई दफा दिया गया। और मैं उसके आगे आपको बताऊं कि 1857 को 1904 में सभी ब्रिटिश हिस्टोरियन और एडमिनिस्ट्रेटर ने एक नतीजा निकाला जो G.W. फॉरेस्टर की किताब में पढ़ा हुआ। वो कहता है कि हम सब एडमिनिस्ट्रेटर और जो हमारे इतिहासकार हैं वो एक चीज पे सब मुत्फिक हैं कि अगर यहाँ पर उसके वर्ड्स हैं, अगर यहाँ पर ब्राह्मण और शूद्र इकट्ठे हो जाएं, यहाँ पर सब धर्मों के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो भारत में हमारी ईस्ट इंडिया ये ब्रिटिश राज को बचाया नहीं जा सकता। और उसी से 1905 में बंगाल बांट हुई थी और वो बाद में बदली गई 1911 में। तो ये है कि इतिहास में से, लेकिन मैं जो उसमें आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब भी 1858 में 1958 में जब टेक ओवर किया, दिस वाज अगेन ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उस पे मलका विक्टोरिया ने 1 नवंबर को एक हमें डिक्लेरेशन दी जो प्लेज थी उसकी, कि आज के बाद भारतीय नागरिक जो हैं वो सब वो अधिकार रखेंगे जो मेरे ब्रिटिश के अधिकारी रखते हैं। और हमारी लड़ाई उसके बाद हुई कि जो वायदा किया है उन्होंने, जो प्लेज किया है
क्या वो प्लेज आगे चली? लेकिन उसके साथ ही जो मैं समझता हूँ कि जिसपे आप आधारित करना चाहते हैं कि विचारधारा जो है वो कैसे काम करती है, कि दादा भाई नारोजी ने जो व्यापार करने गए थे इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने जब वहां देखा तो वो वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जो हाउस ऑफ कॉमन में बैठते थे, और हाउस ऑफ कॉमन में उन्होंने एक ही प्रश्न उठाया कि भारत की गरीबी का मूल कारण क्या है, और उन्होंने कहा कि अन ब्रिटिश लाइक रूल एंड मेकिंग ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी समस्याएं हैं उनको समझने के लिए, उसको समाधान करने के लिए हम सहारा लेते हैं मतलब जो आइडियोलॉजी का या विचारधाराओं का, लेकिन साथ ही विचारधारा ही लोगों को वर्गलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और ये असल लड़ाई है, तो इसलिए इसको नतार के देखना। अब उसी से दादा भाई नारोजी जब बूढ़े हो गए तो 1906 में उन्होंने कहा कि मैं 25 साल ये बहस करके देख ली है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे सब राजे जो हैं शायद महाभारत को अपने में समो लेते हैं कि राज करना है तो आंखों से देखो नहीं और कानों से सुनो नहीं, किसी की बात सुननी नहीं, आपके एडवाइजरों की बात नहीं सुननी। तो धृतराष्ट्र मैं कहता हूँ अंधा नहीं था, वो मतलब हमारी उक्ति है कि जो नहीं देखेगा और वो अपनी मन की बात करेगा तो उसे हम कहते हैं कि वो अंधा है, और उसका जो एडवाइजर है वो कहते हैं जी हमें पता तो है सब कुछ, आप सुन नहीं रहे, हम आंखों की पट्टी बांध देते। तो इसलिए ये जो एक है मैं जल्दी आपको तो इसलिए जो विचारधाराओं की, और इसको एक ही बात में कि जो भी हमारी आजादी की लड़ाई में विचारधारा की प्रगति हुई, वो आगे बढ़ी, तो वो इसी पे है कि प्रश्न क्या है हमारे। जैसे भगत सिंह कहते हैं कि व्हाट एवर कंसर्न्स मैन इज माय कंसर्न, कि जो इंसान को मतलब जिसका असर होता है वो मेरा मतलब है, आइडियोलॉजी क्या है। अब भगत सिंह ने दिल्ली में खड़े होके समाजवाद का नारा दिया, अपनी पार्टी का नाम बदला, क्योंकि जो आज भी प्रॉब्लम है वो है कि ना बराबरी का हल कहाँ पड़ा हुआ है। हम और एकेडमिक उसमें जाएं देखें, लेकिन ना बराबरी, और ना बराबरी जो 1920 में थी वो आज 2016 में है। ये मिस्टर पिक्टी कह रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ना बराबरी पे, इनइक्वालिटी पे काम करने वाले अर्थविज्ञानी हैं। तो अब जब देखा कि भगत सिंह ने कहा कि ये ना बराबरी तभी हटेगी अगर एक ऐसा विचार जो यथार्थ हो, और भगत सिंह का ये कहना कि जब भी कभी मैं एक यथार्थवादी हो गया, मैं रियलिज्म माई कल्ट बन गई, तो जो अब तक हम असलियत को नहीं देखेंगे तो उसका हल नहीं आएगा। और भारत की मानसिकता में जो सबसे बड़ा प्रश्न रेज किया था वो लियो टॉल्स्टॉय ने किया था, क्योंकि जब एक गदर पार्टी के नौजवान डॉक्टर तारकनाथ ने उन्हें कहा कि आपने 5 लाख लोगों के मरने पे इतना बड़ा नावल लिख दिया, मेरे भारत में तो 10 साल में 1,90,00,000 लोग भूख से मर गए हैं, कभी उस पर लिखिए। तो उसने पूरा पढ़ने के बाद, हैट्स ऑफ टू दैट मैन, कि 326 दफा उसने वो लेटर लिखा, और उसमें उसने कहा कि आप कभी ये सोचिए कि आप भारतीयों की मानसिकता में कमजोरी कहाँ है। और हमारी मानसिकता ये है कि हम मिथ्या में, इल्यूजन में, और इल्यूजन बिल्ड करने में जो हमारी आज पूरी मतलब आइडियोलॉजी चल रही है वो इल्यूजन बिल्डिंग है, क्योंकि छोटे इल्यूजन को बड़े इल्यूजन में बदल दीजिए, और इल्यूजन का सलूशन तो इल्यूजन ही रहेगा। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि रियलिज्म इज माय कल्ट, तो ये रियलिटी वाला कॉमन सेंस, मतलब ये रियलिटी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है जिसको हमने नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम वो जो नॉर्मल रूटीन है उससे बाहर अपने लोगों से, और वो भगत सिंह से जो मतलब आए, कभी उस पर अलग बात करेंगे क्योंकि टाइम की मतलब काफी कमी है, बाद में आपके सवाल आएंगे तो उस पर करेंगे। तो मेरा ये है कि 2 ही धाराएं हैं, एक है कि जो आम आदमी की समस्याओं का समाधान करती है, वो उसमें कोई नाम दीजिए लेकिन आज की समस्याएं, और एक है जो उसको अपनी पकड़ में रख के उसमें से लूट पैदा करनी चाहती है, जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का आखिरी पत्र था कि हमें जंग लड़ने के लिए दोषी पाया गया है। ये जंग क्या है? जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, और जब तक कुदरती स्रोत लुटते रहे। और उन्होंने आगे लिख दिया
कि कुदरती स्रोत चाहे अंग्रेज लूटे, चाहे अंग्रेज और भारतीय मिलके लूटे या सिर्फ भारतीय लूटे, ये जंग लोगों को लड़नी होगी ताकि वो अपने जीवन को चलता रख सके। तो मैं इससे धन्यवाद करता हूँ। बाकी बात क्योंकि बहुत संक्षेप में है और बहुत करने वाली है तो बाद में करेंगे। अगर कोई सवाल आएंगे तो उसको जवाब देंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर साहब। आप कोई मुखातिब हूँ, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी अपनी बात रखना चाहेंगे, जरूर रखिएगा। झा साहब ने बहुत ठीक कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक शब्द जो हमारी आजादी की मूवमेंट में है, जब वो राष्ट्र कहते थे तो वो देश प्रेमी कहते थे। भगत अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद की लास्ट बुक जो है वो देश प्रेमी थी। तो उसका आधार प्रेम है, लोगों का प्रेम है, लोगों की समस्याओं के बारे में करना है। और जो राष्ट्रवाद, इसलिए राष्ट्रवाद बनाम देश प्रेमी कहा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा आम आदमी के लिए, क्योंकि जब आप ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो नफरत पे आधारित राष्ट्रवाद है। आप किसी ना किसी को नफरत का पात्र बनाते हैं तब आप अपने आप को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये मूल धारणा जो है, इसको प्लीज समझेंगे तब हम इसका निरीक्षण कर सकेंगे। झा साहब ने बहुत ही बढ़िया मतलब हमें गाइड किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन ये जो मूल धारा है कि अगर आपको अपने लोगों से प्रेम है, और जो भी आजादी की लड़ाई है वो प्रेम से मतलब चर्चित थी, लोगों ने जिंदगियां लोगों के साथ देश के प्रेम के लिए लगाई, तो वो राष्ट्र देश प्रेम से बन रहा था और बना है, आज भी है। लेकिन जो राष्ट्र नफरत पे बेस्ड होगा वो उसका एंटीथीसिस है। नाम चाहे वो कहें तो वो कहीं ना कहीं उन राज्यों से मिल जाता है जो राज लोगों का भला नहीं सोचते। मेरा इतना ही इसमें ऐड करने का था।